ओके। तो देखो, एक्चुअल में होता क्या है। अब हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट में ना कहीं लिमिटेशन ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेजर ड्रॉबैक बहुत सारे हैं इस रिएक्शन के। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे क्या क्या ड्रॉबैक है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बेंजीन, किसी भी बेंजीन के साथ जब आप जनरली क्या लेते हो, RCl या RX, साथ में अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3 भी लेते हैं। ठीक है, अनहाइड्रस क्यों लेते हैं? अगर हाइड्रस होगा, वाटर होगा, तो अल्काइल हाइलाइड से भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका अनहाइड्रस लेने का मकसद ये था कि आपके पास कार्बोकेटाइन R+ बनना चाहिए। ठीक है, और R+ जैसे ही बनेगा तो फेडल क्राफ्ट क्या हो जाएगा? अल्काइलेशन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को सबको पता है। अब इस रिएक्शन की एक दिक्कत है। इस रिएक्शन की एक दिक्कत ये है इस रिएक्शन की आपके पास एक दिक्कत है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, मुझे बताओ ये कार्बोकेटाइन कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है? मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, ये जो R+ है, जो क्या होता है, एक CH3+ हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, CH2, CH3+। कोई भी जो R+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा नेचर है इसका? वीक। वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? जो कि देखो, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, डू यू थिंक वो स्टेबल होता है? नहीं। अरे किसी, जैसे मान के चलो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इन सब के रिस्पेक्ट में, हाँ फिर हाँ। इन सब के रिस्पेक्ट में तो स्टेबल होता है। इन सब के रिस्पेक्ट में तो स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हमने पढ़ा है ना जीओसी में। ANO होगा। ठीक है, ये वाला फंडा आप जानते हो, एकदम ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक जनरल स्लोगन होता है हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। ये सुना है क्या जीओसी में? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रूल भी हाँ। है ये, जनरली मोर स्टेबल। तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अकॉर्डिंग टू रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि नहीं है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी
ऑफ कैटायन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कार्बोकैटायन। है। फिर ये जो जितना स्टेबल होगा, डू यू थिंक वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा? हाँ। उनको उनको रिएक्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं। वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गया ये। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो वीक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो बनता है, ठीक है, और बेंजीन, बेंजीन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या? ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना, ये भी वीक ही है। स्ट्रॉन्ग कब होता? जब इसमें कोई क्या प्लस करते? एम ग्रुप। हाँ, कोई प्लस एम अगर ऐड हो जाता जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती, रिंग हाईली क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता, उस केस में फेवरेबल रिएक्शन होता। तो देखो बेंजीन के साथ दिक्कत क्या है, एक तो ये बेचारा वीक न्यूक्लियोफाइल है और सामने भी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन होने के उतना ज्यादा चांसेस है क्या? नहीं है। नहीं। मेजर ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। देखो हमारे पास, अगर हम पहला डिमेरिट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट डिमेरिट की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मैं पहले हेडिंग डालूंगा इसमें, ड्रॉबैक। यहाँ पे हेडिंग होगा अपना ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, पहला ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको क्या है। पॉली, आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पॉली एल्काइलेशन, पॉली एल्काइलेशन का क्या मतलब है आपको मैं सीधा सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास ये बेंजीन था, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, जब इस पे हम CH3Cl और अनहाइड्रस, ठीक है, मैं हर जगह लिखता नहीं हूँ लेकिन अनहाइड्रस का मतलब क्या है समझ गए ना आप? अनहाइड्रस AlCl3 ही लिया जाता है, ठीक है, ताकि वो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन ना करे। और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कहीं कहीं अनहाइड्रस लिखा रहेगा तो परेशान मत होना, वो ज्यादा सही होगा कि अनहाइड्रस लिखा। अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहाँ पे टॉलिन बन जाएगा। यस सर। अब देखो, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। मुझे बताओ, आप लोग को रिएक्टिविटी बहुत अच्छे से पता है, रिएक्टिविटी टॉलिन और बेंजीन में किसका ज्यादा है? टॉलुइन। टॉलुइन। टॉलिन। सबको ये समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। तो रिएक्टिविटी टॉलिन का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस Hc। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, तो कहीं ना कहीं ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया रिस्पेक्ट टू बेंजीन। ये क्या हो गया, मोर एक्टिवेटेड। कैन वी से मोर रिएक्टिव इन सिंपल लैंग्वेज? यस यस और सर। नो? अब हाँ मुझे सर। बताओ, अगर किसी रिएक्शन होता क्यों है, स्टेबल क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इसका इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में, हमने ग्राफ भी देखा था, एनी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ से सबस्ट्रेट स्टार्ट हुआ और यहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए, रिलेटिवली प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होगा। अभी ग्राफ कैसा हो गया होगा, अभी ऐसा ग्राफ हो गया होगा, हाँ। प्रोडक्ट अनस्टेबल है
और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ठीक है। यहीं से यही मेजर ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का कि फर्दर फर्दर इसमें क्या हो जाएगा, फर्दर अल्काइलेशन होगा कि नहीं बताओ। दिस इज नोन एज पॉली अल्काइलेशन। तो जब हम लोग इसको टॉलिन पे रोक देते थे, कहीं ना कहीं वो गलत है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको वीक इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो पॉली अल्काइलेशन वर्ड समझ आया? यस सर। सबको समझ आया? हाँ सर सर। ये सेकंड वाला CH3 किधर अटैच हुआ है? वो तो आप कराते जाओगे, पहले मेटा पे आएगा, फिर हाँ। ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, मैं तो पॉली अल्काइलेशन की बात कर रहा हूँ, तो सब पे आ जाएगा। ओके। ठीक है, मैं तो ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ टॉलिन पे प्रोडक्ट नहीं रुकेगा। ठीक है, हमारा डिस्कशन का अभी पार्ट ये। ठीक है, मैं इसमें ड्रॉबैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, यही था ना। समझ रहे हो आप? हाँ सर। डिजायर्ड प्रोडक्ट मैं लिख दूं इसको, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा ये था, और जो बना है वो अनडिजायर्ड है। तो कहीं ना कहीं अनडिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर है, और ये वाला क्या है, माइनर है। टॉलिन फर्दर रिएक्शन करके पॉली अल्काइलेशन करेगा, और पॉली अल्काइलेशन ही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। पहली बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हमने यहाँ पे उसी तरह से हमारे पास ये एक क्या बनना चाहिए था, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनना चाहिए था कि नहीं। यस। लेकिन आपको पता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये माइनर है। मेजर आपको पता है कि इसमें क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। बोलो, आइसोप्रोपाइल इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है, यस सर। और यही इसका क्या है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। अनडिजायर्ड और डिजायर्ड का फंडा समझ में आ रहा है? हाँ। सर एक डाउट है। बोलो। सर हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा डिजायर्ड है और कौन सा अनडिजायर्ड? इस क्वेश्चन से रिलेट करो, हमारे पास डिजायर्ड ये था कि नहीं, हाँ सर। ये हमारे पास डिजायर्ड था, मतलब होना यही चाहिए था अब तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ऐसा देखा हाँ गया कि प्रोडक्ट पॉली अल्काइलेशन होता है। उसी तरह से, ठीक है, कार्बोकेटाइन जब बना, ठीक है ना, तो ये बनना चाहिए था, लेकिन कार्बोकेटाइन की दिक्कत क्या है, रीअरेंज कर लेता है। हाँ। तो ये जो रीअरेंजमेंट है ना, डू यू थिंक स्ट्रॉन्ग, अगर कहीं ना कहीं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, वहां पे कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ। एक सेकंड में जगह बना रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, और दोनों के प्रोडक्ट क्यों डिफर हो रहे हैं ये भी बताना है। ठीक।
तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बना होगा, और ये फर्दर रीअरेंज करके ये बन गया होगा। ठीक, मतलब AlCl3 में क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट के कारण डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला, अनडिजायर्ड मेजर हो गया। यहाँ तक कहानी आपको पता है। अब मुझे बताओ, लुईस एसिड के अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, यानी सिंपली स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 में और FeCl3 में कौन है? क्या लुईस एसिड के स्ट्रॉन्ग AlCl AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा? तो जब आप वीक लुईस एसिड लोगे तो कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन वहां पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो FeCl3 मैं क्यों लिया हूँ? देखो, FeCl3 के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और आप तो लोगों ने इसके साथ नो रिएक्शन होगा। नहीं नहीं, नो रिएक्शन नहीं होगा, आ रहे हैं उस पॉइंट पे। मुझे बताओ, पोलराइजेशन अगर होता है, ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होती है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो मैं वही चीज लिख रहा हूँ कि इनके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर मैं केमिकल बॉन्डिंग में चला गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी वीक लुईस एसिड में, वीक लुईस एसिड में नो रीअरेंजमेंट। ये बात मैं कह सकता हूँ क्या? हाँ। हाँ सर। तो आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो, एक ही कार्बोकेटाइन नहीं, बनेगा। नहीं कार्बोकेटाइन नहीं बना। ठीक है, कार्बोकेटाइन तो नहीं बना। ठीक है, कार्बोकेटाइन तो नहीं बना, मतलब रियल कार्बोकेटाइन नहीं बना, लेकिन क्या उसका कैरेक्टर, कार्बोकेटाइन कैरेक्टर जो है वही प्रोडक्ट बना लेगा। बात इतनी सी है कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा ना वो डिजायर्ड प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ये वाला मेजर, ये वाला, ये वाला इसमें मेजर है। तो सिंपली कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप AlCl3 लोगे तो आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यस सर। और अगर आप FeCl3 ले लोगे तो अनरीअरेंज प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। मतलब जो ड्रॉबैक था, मतलब ड्रॉबैक क्या, AlCl3 के साथ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यही मेजर चाहिए, ठीक है, अगर आपको यही वाला मेजर चाहिए, ये वाला डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो आपको FeCl3 लेना पड़ेगा। FeCl3 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये होल डिस्कशन का यही मतलब था। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर। दोनों में डिफरेंस समझ आया? हाँ मतलब सर। ये, मतलब ये कि यहाँ पे देखो, AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड था तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना दिया, ये कार्बोकेटाइन नहीं बना पाता। ठीक है, ये इस टाइप से इसको अपना लोन पेयर देगा, और वहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वहाँ बेंजीन इस पे अटैक करके इसको निकाल दिया, ट्रांजिशन स्टेट में ही प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना और रीअरेंज रीअरेंज किया और फिर प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बना, और कैरेक्टर तो रीअरेंज नहीं करेगा ना।
ये कार्बोकेटाइन जब बनेगा, श्योर शॉट ये कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो रीअरेंज होगा। अब आपने इफेक्टिवनेस घटा दिया, FeCl3 ले लिया, ठीक है, तो वहां पे पोलराइजेशन हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, मतलब ऐसा ऐसा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, ठीक है। वहां पे क्या बन रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझा? हाँ सर। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया, सिर्फ इतना बताया कि अभी अगर आपको रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप FeCl3 यूज कर सकते हो। अच्छा, और भी तरीका है हमारे पास, ठीक है। और क्या तरीका होगा? और कोई तरीका है क्या जो मेजर बनाए हैं उसको बनाने का? और कोई तरीका है क्या? देखो, और तरीका है हमारे पास, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या था, ये बेंजीन था, ठीक है। इससे मैं फिर से लिखता हूँ, जितना भी समझाया हूँ उसको, AlCl3। आपके पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, अब दोनों प्रोडक्ट नहीं लिखता, डायरेक्ट मेजर लिखता हूँ, ठीक है। ये बन गया, सॉरी, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अगर आप क्या ले लोगे, FeCl3, वीक लुईस एसिड लोगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ इसको, FeCl3 के अलावा एक तरीका है कि अगर हम असाइलेशन करवा दें, ठीक है, तो भी बन सकता है। वही प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो, लेकिन उसमें जो रिएक्शन चाहिए वो अभी पढ़े नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। हमने ये लिया और इसमें AlCl3 ली, तो ये रिएक्शन, ऊपर वाले दोनों रिएक्शन क्या थे, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। नीचे वाला रिएक्शन क्या है, एसिलेशन। Acylation. फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट था, हमारा टारगेट क्या है बनाना, हम ये बोले हैं कि हमें ये किसी और तरीके से मिल सकता है क्या। एक तरीका हमारे पास, एक मेथड हो गया FeCl3 लो, AlCl3 रिप्लेस बाय FeCl3, तो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, अदरवाइज तो आपको आइसोप्रोपाइल मिल जाएगा। दूसरा, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज करके भी हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रेडल क्राफ्ट में क्या नहीं होता, Rearrangement. हाँ, इसमें भी क्या हुआ है, नो रीअरेंजमेंट। इसमें भी नो रीअरेंजमेंट हुआ है और इसमें भी नो रीअरेंजमेंट, लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक रिएक्शन है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक सेपरेट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहां पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। दो बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, एक का नाम है क्लीमेंसन, ठीक है, अभी बस नाम सुन लो, क्लीमेंसन रिडक्शन नाम है इसका, और इसका यूज क्या है बस वो देख लो। क्लीमेंसन रिडक्शन में लिया जाता है जिंक अमलगम
HCl, ठीक है, ZnHgHCl, ये रिएजेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन का, ठीक है। और एक दूसरा रिएजेंट है वोल्फ किस्नर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन चैप्टर में आएगा ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसका भी नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये पता है क्या करता है? अच्छा, इसका रिएजेंट क्या है? ये है NH2NH2OH माइनस। इन दोनों का यूज क्या है? किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान देना, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर इन दोनों में से Cr मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ किस्नर लोगे तो ये रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है अभी तो बस आप इतना समझ लो, बाद में हम इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे जब ये चैप्टर रहेगा रेडॉक्स। अभी तो आप इतना बता दो कि रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल दोनों सकते हैं। होता है। हाँ दोनों। तो हमें करना क्या है, इस ऑक्सीजन को हटाना है, मतलब इसके दो बॉन्ड फ्री होंगे, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे ना फिर। दो हाइड्रोजन लग जाएगा और इस तरह से क्या बन जाएगा? दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम एल्केन बना सकते हैं, उसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है, समझा? हाँ सर। तो यहाँ पे बताओ आप, अगर मैं इनमें से कोई भी ले लेता, चाहे उल्फ किस्नर लेता या क्लेमेंसन लेता, ये प्रोडक्ट नहीं मिल जाता मुझे? हाँ, तो बस ये दो रिएजेंट को बॉक्स में बना के रख लो। एक तो ये तरीका हो गया डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने का, ठीक है, नोट कर लो। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो एक ही ESR रिएक्शन पढ़े हम लोग, अभी तो हम लोग एक ही इसको बॉक्स में बना के रख लो बस। अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में ये रिएक्शन देखने वाले हैं। इनका यूज करके भी हम लोग तीन तरीके से, इस तरह से पहले फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन कराया और वुल्फ किस्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू हम लोग ऊपर वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जितना बताया हूँ सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग दो मेजर ड्रॉबैक देख चुके हैं। एक तो पॉली अल्काइलेशन, ठीक है, एक तो हम लोग देखे पॉली अल्काइलेशन और दूसरा देखे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, बिल्कुल। अभी तक हम लोग दो मेजर ड्रॉबैक देखे हैं, एक पॉली अल्काइलेशन और दूसरा दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ alkylation is carbocation, ठीक है, and it can give rearrange product, it can give rearrange product, ठीक है, ये आपको rearrange प्रोडक्ट दे देगा। और इसी का एग्जांपल था, इससे बचने के लिए हम लोग FeCl3 यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले से कैसे बचेंगे? फर्स्ट वाले से तो नहीं बच पाएंगे ना, नहीं। नहीं। ठीक है। तो सबसे मेजर ड्रॉप है पॉली अल्काइलेशन, पॉली अल्काइलेशन को तो आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो दो ड्रॉबैक समझ में आया।
और उसके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखे, यहाँ पे मैंने समझाया है सब कुछ। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। हालांकि ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका जनरल इंफॉर्मेशन है कि जब कभी भी अल्काइलेशन करते हो, ठीक है, जब कभी भी अल्काइलेशन आप करोगे, ठीक है, तो अल्काइलेशन में आर आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आर एक्स क्या क्या नहीं ले सकता। अल्काइलेशन में हम विनाइल क्लोराइड ले सकते हैं क्या? आर एक्स जो है विनाइल हैलाइड ले सकते हैं हम लोग? कैसा आर ले सकते हैं बताओ? कोई भी इस तरह के आर ले सकते हैं, समझ रहे हो? कोई भी इस तरह के अल्काइल ले सकते हैं ना? अल्फा एच के वजह से क्या? नहीं, हमें पता है ना कार्बोकेटाइन जो बनता है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो sp के वजह से। हाँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? हाईली अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए ना? सीओसी में पढ़ा होगा आपने। हाँ ये सीओसी इसीलिए पढ़ते हैं, उसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब वो किसी भी दिन आ सकता है, मतलब हर दिन आएगा वो। इसलिए आपका जीओसी जितना इम्पोर्टेंट हो, ये स्ट्रांग होगा, ऑर्गेनिक आपका उतना स्ट्रांग होगा। तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होना चाहेगा क्या? वो तो ये बॉन्ड कभी आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड है ना? यस। स्ट्रांग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो इनके जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा। सब लोग समझ रहे हो ना कि ऊपर से जा रहा है? मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। जहां पे सिंगल बॉन्ड था, क्या वो सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड। नहीं। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? मैं उस बॉन्ड को यस। एक्चुअल में, अच्छा, डबल बॉन्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो? दिखने में भले वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना? हाँ। मतलब हमारे पास ये बॉन्ड, तुम लोग बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन आ जाता है कई बार बॉन्ड लेंथ का, मुझे बताओ ये वाला बॉन्ड लेंथ प्रोपाइल हाइलाइट में जो बॉन्ड लेंथ है नॉर्मल प्रोपाइल में, सपोज ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बॉन्ड लेंथ बी है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? A greater than B. A greater than B. ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे परमानेंटली सिंगल बॉन्ड है, हाँ। समझा? हाँ। यहाँ पे परमानेंटली सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ बी का छोटा है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का। बेसिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फंडा है वो यही है ना, कि सिंगल बॉन्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यस। मतलब आप इस एक्स को सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हो, किससे? फिनाइल से। यही करते हैं ना फिनाइल। यहाँ क्या, ये बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, वो अलग बात है, यहाँ तो नहीं होगा। इस एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं? पीएच से। यही करते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड लेंथ, ये ये जो बॉन्ड है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ठीक है ना? चीजें रटोगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन आप, और उसके लिए रिप्लेस नहीं हो ठीक है, तो डबल बॉन्ड के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, एक तो वो रीजन है। और ये मैं समझाने के लिए इसको लिखा हूँ, ऐसा बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? दिस कार्बोकेटाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर।
ठीक है, ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं अभी वही लिख रहा हूँ कि आर एक्स क्या क्या नहीं हो सकता। तो मैं लिस्ट बना के लिख देता हूँ, आर एक्स ये नहीं हो सकता, विनाइल क्लोराइड। आर एक्स ये भी नहीं हो सकता। बोलो ये हो सकता है क्या? यहाँ पे डिसोसिएशन इस टाइप की होगी, इस टाइप की डिसोसिएशन हो पाएगी क्या? नहीं सर। नहीं। ये तो हाईली हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड पे नहीं बना है तो ट्रिपल बॉन्ड तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। हाईली हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये तो और नहीं बनेगा। ऐसा और क्या क्या हो सकते हैं? बोलो। ये भी नहीं हो सकता क्या? अराइल ले सकते हैं क्या? यस, सोहम आ रहा है, उस पे आएंगे, ब्रिज हेड पे आ रहे हैं, रुक जाओ। वो भी नहीं हो सकता, ब्रिज हेड पे भी नहीं हो सकता। मुझे पहले ये बताओ, अराइल, अराइल हैलाइड ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। साइक्लोप्रोपीन का होगा। नहीं ले सकते ना यहाँ भी, क्योंकि ये बॉन्ड भी डिसोसिएट नहीं होता। क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है? नहीं ये अनस्टेबल। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है ना। हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम लोग पढ़े हैं, उसमें ऐसा कार्बोकेटाइन को ये लीस्ट स्टेबल होता है। और हाँ फंडा अभी भी वही है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? हाँ तो ये बॉन्ड कभी डिसोसिएट नहीं होता, कभी भी इस को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते, जनरली नहीं करते। कभी भी हाँ, हमें उस इस पर एच। से लोन हाँ, पर जाके रेजोनेंस आएगा। अच्छा, इसीलिए आप सोचो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप इस एच को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ये बॉन्ड वीक होता है। इस हाँ एच को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इस एच को, कभी भी एक्स को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किए? अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, हालांकि ये रिएक्शन है, उसका नाम है SNAR, अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे उसको। बट इस चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि आप कभी भी इसको नॉर्मल कंडीशन पे इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इस बॉन्ड को आप डिसोसिएट नहीं कर पाओगे। समझा? हाँ सर। तो सर मैं अगर रिपीट, हाँ बोलो। थ्री मेंबर रिंग होता तो कार्बोकेटाइन एरोमेटिक बनता ना। हाँ, वो कार्बोकेटाइन, वहाँ रीजन एरोमेटिसिटी है ना। तो लेंगे कि नहीं। लेंगे, वो सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं बस यहाँ बात कर रहा हूँ कि क्या नहीं ले सकते। जो ले सकते हो तो पूरा ऑर्गेनिक है, लेकिन जनरली हम लोग विनाइल नहीं ले सकते, ठीक है, अराइल नहीं ले सकते, प्रोपाइजाइलिक कार्बोकेटाइन नहीं ले सकते, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइजाइलिक बोलते हैं इसको, ये नहीं ले सकते। अराइल हैलाइड नहीं ले सकते, और क्या नहीं ले सकते? ये नहीं ले सकते क्या, ये वाला, नहीं ये भी नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है ना, ब्रिज हेड कार्बन है ये, पढ़े हो, ब्रिज हेड कार्बन, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ब्रिज हेड कार्बन sp2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता और ना ही डबल बॉन्ड हो सकता। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, वायलेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड्स, ये भी नहीं ले सकते। तो ब्रिज हेड ऐसे अल्काइल हैलाइड हमें नहीं चाहिए जिसका कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो। ठीक है, पता है ना ये सब का रीजन, 120 एंगल ये कभी नहीं हो सकता, ये सारे रीजन है, ये नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप जानते हो ना जीओसी में, ये सब कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। ये वाला क्या, हाईली
अनस्टेबल। ऐसा स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम लोग जीओसी में देखे होगे, ठीक है। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और भी लिमिटेशन देखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन बनाना है, दिया था ना। इसका आंसर लिखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक। आंसर ये है नन ऑफ द रिएक्शन कोई भी इसमें से स्पॉन्टेनियस नहीं है। मुझे फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है क्या? हाँ सर। हाँ सर। किसी को करना है तो बताओ। अभी अभी लिखा ना कि अल्काइल हैलाइड क्या नहीं ले सकते, अराइल नहीं ले सकते, विनाइल नहीं ले सकते, ठीक है। और क्या क्या नहीं ले सकते, और भी तीन चार बताया था ना, उसमें से ये दोनों आ गए। तो ये दोनों क्या लिखूंगा मैं इसके आंसर में? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहाँ भी क्या लिखूंगा? नो रिएक्शन। इसमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बन गया है मतलब ये गलत है। तो हमारा ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। अब देखो, आपको हमने एक और पॉइंट बताया था कि सोचो जब बेंजीन था, याद करो, पॉली अल्काइलेशन याद करो। जब पॉली अल्काइलेशन हो रहा था तो बेंजीन के साथ हो रहा था ना, जहाँ पे मैंने क्या बोला था, मिथाइल कार्बोकेटाइन वीक इलेक्ट्रोफाइल है। बोलो। पूरी हाँ। कार्बोकेटाइन ही वीक है, मिथाइल सोचो कितना है वीक होगा। पूरी कार्बोकेटाइन की जो कास्ट है, ठीक है, पूरा जो ग्रुप है वही वीक है, ठीक है। पूरा कार्बोकेटाइन वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे तो ये कभी बनता भी नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं? मिथाइल कार्बोकेटाइन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप सोचते होंगे सर पॉलीअल्काइलेशन, ये टॉलिन बनता कैसे है फिर, ये सोच रहे होगे ना। हाँ हाँ सर। सर। देखो पहली बात तो टॉलिन बनता नहीं है इस मेथड से, ठीक है। मतलब माइनर रहता है ना, मेजर तो पॉलीअल्काइलेशन हो जाता है। दूसरी बात, कुछ देर के लिए भी अगर टॉलिन बनता होगा तो कैसे बनता होगा? कार्बोकेटाइन नहीं बनता होगा, कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर, ठीक है। समझना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। कार्बोकेटाइन का जो कैरेक्टर बना ना यहाँ से, मतलब ये लोन पेयर इसको दिया और उसी समय बेंजीन इस पे अटैक करके टॉलिन बना लिया, तो ऐसा कुछ होके टॉलिन कुछ देर के लिए बनता है, जो कि वो भी मेजर नहीं है, पहली बात। तो इसका तो कोई चांस भी नहीं है, ये तो कभी बनता भी नहीं है। ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है ना, वैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता, ठीक है ना। जीओसी में हम लोग पढ़ते भी है, सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो, ठीक है, लीस्ट स्टेबल बोलना चाहिए। हालांकि इससे और भी ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, जैसे एंटी एरोमेटिक बन जाए, ठीक है ना, वो और भी लिस्ट होगा। बट अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से कंपैरिजन करें तो उसमें तो ये लिस्ट है ना। बोलो। हाँ। अगर इस तरह की जो कार्बोकेटाइन बनती है उसमें तो ये लिस्ट है ना। हाँ सर। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने पढ़ा है। तो ये कार्बोकेटाइन कभी बनता नहीं, वो बना के केवल रिलेटिवली, देखो ऐसे तो स्टेबल कोई भी नहीं है, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि टॉलिन कैसे बनता होगा, कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बन के बन जाता होगा। और मैंने ये भी बोला था कि जो बेंजीन है, ये तो छोड़ो, जो बेंजीन है वो भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, चूंकि उसमें कोई डोनेशन नहीं था। बोलो। हाँ। अभी वीक, और भी वीक हो गया ना,
क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, माइनस एम नहीं ना, माइनस एम, माइनस एम। स्ट्रॉन्ग माइनस एम से देखो, एक तो आगे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कार्बोकेटाइन की पूरी जाति ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको रिएक्शन तभी हो सकता है जब बेंजीन शुड बी इनफ पोलैरिटी, Activated. ठीक है, इनफ एक्टिव, इनफ एक्टिवेटेड। उसी केस में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग समझ भी जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ रहे हो ना कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये तो महावीक न्यूक्लियोफाइल है, समझा? हाँ रिएक्शन का सर। कोई चांस है क्या? नहीं। 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 तो नहीं। ये भी नहीं हुआ, ये भी फिजिबल नहीं हुआ। अभी हम इस पॉइंट को डिमेरिट में अभी तक लिखे नहीं है, लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद, हम यही थर्ड पॉइंट यही लेंगे। अभी ऊपर हमने दो डिमेरिट लिया है, एक क्या लिया है, पॉली एल्काइलेशन, और दूसरा पॉइंट क्या लिया है, Rearrangement. रीअरेंजमेंट। तीसरा पॉइंट हम लोग यही लेंगे कि कहाँ फिजिबल होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। अब चौथा में देखो क्या है, चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला जो है ना, उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। फोर्थ वाला क्यों नहीं हुआ, फोर्थ भी नहीं होता है, फोर्थ वाला इसलिए नहीं हुआ, जब बहुत ज्यादा डोनेशन होगा, जब यहाँ पे डू यू थिंक ये NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यस। इनके पास लोन पेयर है, तो जब AlCl3 रहेगा रिएक्शन कंटेनर में, तो किसी कार्बोकेटाइन के बनने से, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनता भी है तो बहुत वीक बनता है, और आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ये कभी बनता नहीं है, अभी बोला था ना कि ये CH3 कभी बनता नहीं है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो डू यू थिंक ये इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा? नहीं। बोलो। हाँ होगा एनिलीन, ना, इन लोग हाँ के बीच में। इनके बीच में तो रिएक्शन हो ही सकता है, मिथाइल और हाँ सर। AlCl3 के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। ये एक बेस है, और आपको एक चीज तो पता ही है, बेस और एसिड फास्ट रिएक्शन होता है, बोलो। फिर कार्बोकटायन बनने के पहले इन दोनों का रिएक्शन हो चुका रहेगा। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा, ये बात को लिखता हूँ मैं, फास्ट रिएक्शन होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन से पहले इनके बीच रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद जो बनेगा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड जो ऑप्शन था उसमें आपने ये सीखा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से रिंग क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटेड। थर्ड में आप ये लिख सकते हो कि रिंग क्या हो गया, हाईली हाईली, Deactivated. इसलिए नहीं हुआ। और सामने भी कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तो था नहीं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके साथ भी दिक्कत ये हुआ, ये बन गया, ये वाला Al, ये कॉम्प्लेक्स, क्या ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखो जरा, Cl पे कौन सा चार्ज, सॉरी Al पे, ऐसा इस माइनस। तरह हमेशा माइनस हुआ ना, में। पूरे चैप्टर में देखे कि इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यही है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको हम प्लस माइनस से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, बेंजीन रिंग से क्या हो गया, कुछ इस टाइप का चीजें हो गई, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। कुछ ऐसा वाला कंपाउंड हो गया जब NH3 पे प्लस आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
अच्छा वो वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना एनिलीन में, एनिलीन के साथ एक असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं था, हाँ नाइट्रेशन बताया। H2SO4 और HNO3, उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा, यही दोनों बनता है क्या? पैरा कितना था, 51% था, देखा किसी ने असाइनमेंट में क्वेश्चन? हाँ 2% मेटा बनता है। 2% ऑर्थो बनता है, चेक करो जरा। अच्छा। मेटा कितना बनता है? 49 14 47 हाँ तो मेटा तो बनना भी नहीं चाहिए क्या? मेटा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए ना। हाँ हाँ ऑर्थो पैरा तो बताने की जरूरत नहीं है क्यों बना। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, हाँ यस सर। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें इस बात का एविडेंस है कि मेटा क्यों बना होगा, क्योंकि डू यू थिंक ये बेस है और ये क्या है, एसिड है? हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग के बैच में बताया हूँ कि नहीं? किसी बैच में नहीं बताया हूँ क्या? नहीं, वो पॉइंट वो टू असाइनमेंट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। पॉइंट टू वो में हमने डिस्कस किया। हाँ 1 वाले ना, वो देख लेना प्लेलिस्ट में ना, इसके डिस्कशन का वीडियो है, अगर उसको देख लोगे ना तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और अगर उसमें नहीं समझ आएगा तो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन बेटर होगा कि आप एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख लो, उसमें समझ जाएगा, मैं सारे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है? मैं बस इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है? असाइनमेंट का वो वीडियो अपलोडेड है। एनीवे मैं कह रहा हूँ कि ये एसिड बेस रिएक्शन होगा इसमें। हाँ होगा। हाँ। क्या पीएच NH2H+ रिएक्शन करके पीएच NH3 बन जाएगा? अब ये NH3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। ड्राइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग हो गया, माइनस स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप हो गया, ठीक है? माइनस आई के ग्रुप में सबसे पहले ये वाले ग्रुप आते हैं, NF3+, ठीक है? इससे भी ज्यादा किसका होता है, NR3+, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है ना माइनस आई का। हाँ सर। तो ये सब काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई ग्रुप, ये ऑर्डर होता है, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो कौन सा डायरेक्टर होगा? मेटा। 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 और वहां से ये जस्टिफाइड है कि मेटा 40, परसेंटेज नहीं रखना है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि मेटा का परसेंटेज क्यों आया, चूंकि अच्छा ऐसा किसी और में क्यों नहीं होता, फिनॉल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फिनॉल एक बहुत अच्छा बेस तो नहीं है, तो ये दिक्कत सिर्फ एनिलीन के नाइट्रेशन में होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन डिलिबरेटली डाला गया वहां, ठीक है? हालांकि जब फिनॉल और एनिलीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वापस से आएगा ये नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के नाम से, बट अभी समझा कि मेटा क्यों आया, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 47% आया है, ठीक है? तो इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया कि नहीं? हाँ तो ये मेटा पे बेंजीन आएगा। बेंजीन से रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मेटा पे आ जाना चाहिए, लेकिन सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है क्या? नहीं। बाकी रिएक्शन के साथ हो सकता है, लेकिन वहां तो नाइट्रेशन था, नाइट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था, क्यों? क्योंकि एन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, सोचो, एन पे पॉजिटिव चार्ज, एक तो इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है, ऊपर से डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और पॉजिटिव चार्ज, डू यू थिंक किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज बनने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है? बोलो। हाँ सर। NH2 और NH3+, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, NH3 हो गया ना, NH3+। NH3+। ठीक है ना? तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर से आप पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए नाइट्रेशन मेटा पे हो गया, ठीक है? बट यहाँ पे सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल भी स्ट्रांग नहीं है, मैंने बोला ना कि ये नहीं फॉर्म होता है,
नॉट फॉर्म। समझा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। तो मैं यहाँ भी लिखता हूँ नो रिएक्शन, नन ऑफ रिएक्शन फिजिबल। तो यही वाला डिमेरिट हम लोग लिखने वाले हैं अब, कि फ्रेडल क्राफ्ट ना ही हाईली एक्टिवेटेड रिंग में होता है और ना ही हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हाईली, ये क्यों ऐसा दिक्कत क्यों आया? क्योंकि ये रिंग क्या था, हाईली बेसिक। हाईली एक्टिवेटेड था। इसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, हाईली एक्टिवेटेड। अच्छा, इसका एक जुगाड़ है, अगर हम इसमें एसाइलेशन करवा लें, फ्रेडल क्राफ्ट वाला नहीं, जो मैंने नाइट्रेशन में बताया था, याद है किसी को? चलो नोट करो, मैं बताता हूँ। नाइट्राइट आप फोर्थ को अगर हम एसाइलेशन करा लें किसी एसाइल ग्रुप से, तब तो हम करवा सकते हैं ना। हाँ। हाँ सर। मैं समझाता हूँ, ठीक है। नोट हो गया क्या? हाँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट वाला था, ठीक है, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन था। एक बार तुम लोग वो वीडियो देख लेना, ठीक है, बैच 1 वाले देख लोगे। हाँ सर। ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ये टॉपिक जब हम एनिलीन चैप्टर ले रहे होंगे तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में आएगा। लेकिन आपको रीजन अभी समझ में आ गया, इसलिए उस क्वेश्चन को असाइनमेंट में डाला था। ठीक है, अब मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया कि इस रिएक्शन में बहुत सारे लिमिटेशन है। हाईली एक्टिवेटेड में नहीं हो सकता, हाईली डीएक्टिवेटेड में नहीं हो सकता, दोनों के रीजन अलग है। हाईली एक्टिवेटेड में क्यों नहीं हो सकता? बोलो। वीक न्यूट्र सर वीक बेस। कॉम्प्लेक्स बना लेता है, हाँ। ये वाला लिख लो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। अगर मैं AlCl3 ना लूं तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगा ना। ये प्रॉब्लम कौन कर रहा है? AlCl3 एसिड कर रहा है। लुइस एसिड। लुईस एसिड नहीं लें तो ये दिक्कत नहीं है। हाँ वो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, देखो OH ले लूं, ठीक है, इसको हम क्या करवा लें, चलो पहले हम ये लेते हैं, पहले हम लोग ये ले लेते हैं NH2 एनिलीन। एनिलीन में हम लोग CH3CO Cl ले लेते हैं, और मैंने बताया था कि इसमें क्या लेना चाहिए मुझे, पिरिडीन। याद है, नाइट्रेशन के टाइम लिया था। हाँ सर। हाँ, न्यूट्रलाइज करने के HCl लिए। के साथ एक्ट कर रहा हाँ है। हाँ। ठीक है, कराओ। इस रिएक्शन का नाम क्या था? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नहीं है ये। साइलेशन। हाँ, फ्रेडल क्राफ्ट नहीं है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, बनाओ तुम लोग, बनाओ पहले। बन गया होगा। NHCO CH3 ये बनेगा। अच्छा, यहाँ हाँ पे सर। कॉम्प्लेक्स हाँ। कॉम्प्लेक्स बनने का कोई चांस है? हमने AlCl3 लिया ही नहीं, देखो। तो पक्का पक्का ये रिएक्शन क्या होगा, एसाइलेशन होगा। साथ में यहाँ क्या निकला होगा, समझा ये कैसे होता है HCl। सर अभी वो जो नाइट्रेशन में हम लोग कुछ हाइड्रोलिसिस करते थे, इस बार हाँ, हम लोग असाइलेशन करेंगे डबल बॉन्ड निकालने के लिए। नहीं यहाँ भी एसाइलेशन करेंगे ना। हाँ तो लेकिन वही वो डबल बॉन्ड निकल के हाइड्रोजन दोनों आ जाएगा ना। हाँ हाँ, हाँ। एसाइलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना है ना। देखो, ये रिंग एसाइलेशन करते क्यों है, हमें एसाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से, हमें एसाइलेशन क्यों याद आया? हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग में दिक्कत क्या होता था? कॉम्प्लेक्स बनता था। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बनता था।
अब मुझे बताओ, अब अगर मैं AlCl3 अगर लूंगा तो डू यू थिंक वो हाईली एक्टिवेटेड अब नहीं रहा, क्रॉस कंजुगेशन हो गया? हाँ, क्रॉस हाँ कंजुगेशन। दिस इज नोन एज मॉडरेटली एक्टिवेटेड। मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग बोल सकते हैं। जो रिंग हाईली एक्टिवेटेड था अब वो क्या बन गया, मॉडरेटली एक्टिवेटेड। अब शायद अगर हम यहाँ पे क्या लें, AlCl। AlCl3। हाँ अब हम क्या ले सकते हैं, CH3Cl AlCl3 ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, अब तो हो जाएगा ना फ्रेडल क्राफ्ट? ये हाईली एक्टिवेटेड है क्या? नहीं है। नहीं सर। तो मैं पैरा पोजीशन पे लगा दूं इसको। हाँ हाँ फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसके बाद की कहानी आपको पता है क्या करते हैं, जैसे वहां करते थे। पॉली असाइल होगा कर इसमें। दे। इसमें हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। सर इसमें पॉली अल्काइलेशन होगा एंड में। नहीं होगा ना, अभी तो ये रिंग प्लस है ना इसमें। हाँ हाँ ओके। ठीक है, तो अभी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, अभी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही बोल रहे थे क्या? हाँ, NH2 और OH बॉन्ड बॉन्ड जाएंगे और फिर CH3COH बनेगा। तो बना लिए ना हम लोग। इनडायरेक्टली तो हम लोग करा ही लिए ना। डायरेक्ट करने में दिक्कत, डायरेक्ट नहीं करवा सकते, देखो यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा था वो, दिखा अब? हाँ सर। यहाँ यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा था, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, नो रिएक्शन, नन ऑफ रिएक्शन इज फिजिबल। अच्छा, इसके जगह हमारे पास OH भी होता, हालांकि OH में एनिलीन इतना हाईली एक्टिवेटेड नहीं होता, लेकिन वहां भी डायरेक्ट फ्रेडल क्राफ्ट नहीं होता। मतलब मैं यहाँ पे O- लूँ, जो प्लस M वाला ग्रुप है OH लूँ, इन सब में तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या क्या ले सकता हूँ, और Ac2O भी ले सकता हूँ ना। Ac2O पता है ना क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। तो वो भी ले सकते हैं, और इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोग करवा सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो, तो यही पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं अभी, नोट कर लो एक बार। फ्रेडल क्राफ्ट का ये जो लिमिटेशन है, नोटेड, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको बुक में कई बार लैंग्वेज क्या लिखा था, एडक्ट। इसको एडक्ट बोल सकते हैं क्या? ये ना एडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दिस एडक्ट रिंग बिकम हाईली डीएक्टिवेटेड। ठीक है, ठीक। वो एडक्ट रिंग है या एडक्ट कॉम्प्लेक्स है? वो कॉम्प्लेक्स को एडक्ट बोल दी, ये जो बना है ना, ओके। एडक्ट हो गया। एडक्ट मतलब एक टेक्निकल टर्म एडक्ट यूज किया जाता है। तो हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ना ही हाईली एक्टिवेटेड रिंग में होगा और ना ही हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग में होगा, तो फिर होगा किसमें, मॉडरेटली मॉडरेटली एक्टिव। एक्टिवेटेड। मॉडरेटली एक्टिवेटेड। अच्छा, इसका रेंज क्या होना चाहिए, हमें पता कैसे चलेगा मॉडरेटली कौन है? कोई स्केल है क्या इसके लिए?
जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा उधर। उसी के लिए हम यहाँ पे आपको लिमिटेशन नंबर कौन सा था, 2 था ना ऊपर। 3 था, ये 3 तीसरा है। हाँ ये थर्ड है। ये थर्ड है। तो थर्ड वाला पॉइंट लिखे नहीं है ना अभी, थर्ड पॉइंट लिखा देता हूँ। नहीं नहीं। थर्ड पॉइंट तुम लोग लिख लो। थर्ड पॉइंट जो मैंने समझाया उसको मैं लिखाना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट को लिखते आपको लिमिट भी समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है। ठीक है, लिमिटेशन। क्वेश्चन बीच में इसलिए ले लिया क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आपको याद रहेगा, सिर्फ थ्योरी लिखने से समझ नहीं आता। तो लिमिटेशन ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का थर्ड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सब लोग इस पॉइंट को मेरे साथ लिखो। एज कार्बोकेटाइन is relatively strong nucleophile या weak। वीक। वीक। वीक Weak. न्यूक्लियोटाइड। समझा दिया हूँ बहुत अच्छे से। एंड the Friedel Crafts reaction are possible only with। ठीक है, इस पॉइंट पे कई बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, आपके टेस्ट में भी मैं क्वेश्चन डाला हूँ इस पॉइंट से। आपसे सीधा सीधा ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा किसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल ओनली विथ बेंजीन बेंजीन रिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मतलब समझो एग्जांपल में NO2 के साथ मैंने बताया नहीं होता है। अब ये जो ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें बताना फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं होगा। मुझे बताओ इसमें पॉसिबल होगा क्या? नहीं। नहीं। CN अगर ग्रुप लगाया तो पॉसिबल होगा? नहीं। नहीं। इसमें नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और अटैच कर लो। अपर लिमिट तो पता चल गया, लोअर लिमिट भी पता कर लेते हैं। यहाँ पे यही पॉइंट कंटिन्यूअस में रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट उसी का सब पॉइंट है। सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच should not be more deactivating than क्लोरीन। ठीक है, मतलब क्लोरीन चल जाएगा। ठीक है, समझा? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। हाईली एक्टिवेटेड भी नहीं चलेगा। ठीक है, बेंजीन चल जाएगा। बेंजीन में तो हुआ ही है ना। बेंजीन तो, अब बेंजीन से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा
इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आर रहेगा, मतलब सिर्फ मैं CS3 की नहीं बात कर रहा, मैं आर की बात कर रहा हूँ। आर रहेगा चल जाएगा। फिर से कहाँ नहीं होगा, NH2 हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हो, ये सब एडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझा। सर आप OH लेकिन बोले थे उसका कोई कॉम्प्लेक्स ही बनेगा बिकॉज वो वीक बेस है। NH2 को अगर OH से रिप्लेस किया ऊपर वाले एग्जांपल में, नॉट एसाइलेशन, उसके ऊपर वाला, when we directly। और मैं बस ये बोला कि प्लस एम जो है ना, प्लस एम के ऑर्डर में, ठीक है, आपको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, प्लस एम के ऑर्डर में ऑब्वियसली NH2 क्या है, ज्यादा पावरफुल है, हाँ ठीक है। और वो नाइट्रेशन से रिलेट मत करो उसको, ठीक है, वो पॉइंट शायद तुम इसका सोच रहे हो, नाइट्रेशन वाला सोच रहे हो लगता है। नहीं सर, नीचे जो आपने फीजिबिलिटी दिया हाँ उसमें जो फोर्थ रिएक्शन है जो आप बोल रहे थे हाँ, फीजिबल तो नहीं है, हाँ तो उसमें वहाँ अगर हम लोगों NH2, ने OH को रिप्लेस किया तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो एक्चुअली उसके साथ रिएक्ट करके कोई तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ मैं, थोड़े से इसका पावर कम हुआ है ना प्लस एम का, हाँ वहां भी एडक्ट बनता है, लिख लो इसको भी, वहां भी एडक्ट बनता है। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस पॉइंट को। कौन था ये वाला, सोहम पवार, फिर से सोचो। मैं बस ये बोला कि जब इस रिंग से कोई हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली NH2 इतना स्ट्रॉन्ग एडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, बोलो। हाँ लेकिन हाँ, ये भी तो बन सकता है ना। अब ये भी क्या बन गया, देखो सबके डेटा तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, विड्रॉइंग। हाँ सबके डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना कहता हूँ कि मॉडरेटली में हो सकता है। किस किस में होगा अभी बात करेंगे, ऊपर भी कुछ एग्जांपल दिया हूँ और भी लिखूंगा। बट यहाँ भी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये जो एडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा देखा गया कि हाईली एक्टिवेटेड रिंग था ना OH, ऑब्वियसली NH2 इतना तो नहीं हुआ ना, प्लस एम के ऑर्डर में बात करोगे तो सबसे ज्यादा किससे होगा, ऐसा नहीं है कि NH2 सबसे ज्यादा है, NH2 से भी ज्यादा कोई होगा ना। NH2 सिर्फ OH से ज्यादा है, उससे ज्यादा कौन होगा बताओ, O-, बोलो। O-, तो सबसे CO ज्यादा एक्टिवेट, माइनस। O-, तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है कि नहीं। यस सर। तो हाईली एक्टिवेटेड का मतलब ये समझो, बहुत कम में रिएक्शन होता है। जैसे देखो, ऐसा नहीं है कि मैं NO2 लिख दिया और CN लिख दिया, और भी कई ग्रुप होंगे प्लस एम के में जिसमें नहीं होगा। जैसे वही पॉइंट लिखे ना यहाँ पे, देखो, पॉसिबल ओनली विथ बेंजीन रिंग विथ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सर क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन में माइनस हो आई जाता, डोमिनेट करता है ना। हाँ लेकिन -M तो नहीं है ना। हाँ राइट, ओके। तो मॉडरेटली, मतलब ये डीएक्टिवेटेड, हाँ हाईली समझा सर। डीएक्टिवेटेड नहीं है ना, हाँ। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग बोल सकता हूँ मैं इसको। यस। तो यहाँ सिर्फ क्या है, -I है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या था, स्ट्रांगली विड्रॉइंग। समझा, हाँ ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं और भी लिखता हूँ एग्जाम्पल, आप टेंशन ना लो। सो हम जरा देखो, मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ। पॉइंट, ऊपर का पॉइंट नहीं भी समझ आ रहा तो मैं यहाँ समझाता हूँ। मुझे बताओ इसमें हो जाएगा क्या, ये हाईली एक्टिवेटेड है क्या,
यस यहाँ होगा? इन हाँ दोनों होगा में, होगा। इन दोनों में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके लोन पेयर जो हैं वो क्रॉस क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन करेंगे। इन सब में हो सकता है। लेकिन मैं O माइनस लगा दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दो ग्रुप आपको रखने हैं, 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना कि कौन है मॉडरेटली। जैसे O माइनस लगा हुआ है, क्या यहाँ होगा? नहीं होगा। नहीं। यहाँ भी नहीं नहीं। होगा, क्योंकि रिंग बहुत हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है तो भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यस सर। इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे इसके लिए रटें, क्वेश्चन बहुत इजी आएगा। मतलब 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो पता है कैसे कैसे ऑप्शन रहेंगे? ऑप्शन मैं देता हूँ मैं आपको, बहुत आसान आसान ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन ए दे दिया, इसमें पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक बेंजीन दिया है, ठीक है, एक नाइट्रोबेंजीन दिया है। ठीक है, अब तक ऐसा ही क्वेश्चन आया है। आप एक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा। एक ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है, तो नहीं बन जाएगा? ऑप्शन ए। सिर्फ ए में होगा ना? बेंजीन तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की फिजिबिलिटी पूछ रही है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिंग शुड बी मोर एक्टिवेटेड देन क्लोरोबेंजीन। उससे कम अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्लोरोबेंजीन तक चल जाएगा, मतलब माइनस आई ले सकते हो। ठीक है, माइनस आई आप ले सकते हो, लेकिन माइनस एम बिल्कुल नहीं चलेगा। समझा? अब बताओ सोम, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो बस एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, यस सर मान के चलो हम यस सर। यहाँ पे ये दे देते, आपको रेंज तो बता ही दिया कि क्या क्या नहीं ले सकते। एल्डिहाइड ले लेते तो होता क्या? हो जाता ना? नहीं, क्लोरोबेंजीन लिखा ना, नहीं होता। क्लोरोबेंजीन तक ले सकते हो आप। कहीं ना कहीं ओके। माइनस एम में, माइनस एम के ऑर्डर में, माइनस एम के ऑर्डर में क्या है? NO2 पहले है, उसके बाद CN है, उसके बाद ये CO वाले ग्रुप स्टार्ट होते हैं। बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर। हाँ। उसके बाद बहुत सारे CO वाले ग्रुप होंगे, उसके बाद ही आएगा ना। CH ठीक है, तो ये माइनस एम के ऑर्डर है। मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ माइनस एम की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर। इसके बाद ही कहीं आएगा ना X। हाँ। सर तो इन सब में नहीं हो सकता। हाँ बोलो। सर, तो substituent already attached should not be more deactivating than Cl ना? तो Cl का हाँ, माइनस आई इफेक्ट किधर तक डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू माइनस एम इफेक्ट? माइनस आई तो नहीं, इसका, एज इन माइनस एम इफेक्ट जो है वो किधर तक वैलिड है? लाइक कौन से माइनस एम वाले ग्रुप्स ऐसे भी है जो लेस डीएक्टिवेटिंग है एज कम्पेयर टू Cl? देखो, हैलोजन में, हैलोजन में जो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें तो हम सिर्फ माइनस आई मानते हैं, प्लस हाँ। एम मानते नहीं। नहीं। तो इससे इससे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग जो भी होगा, माइनस एम से ज्यादा ही पावरफुल है ना माइनस आई का। तो सब माइनस एम वाले ग्रुप शुड हाँ, बी। सारे 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 ओके। माइनस। ठीक है ना, इसलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या लिख दिया यहाँ पे पॉइंट में, एक चीज लिखा ना कि सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच शुड नॉट बी मोर डीएक्टिवेटिंग देन क्लोरोबेंजीन। हाँ ओके। ठीक है, अब समझा सोहम पॉइंट? हाँ सर। तो ये पॉइंट थोड़ा सा था, डिफिकल्ट था, बट आप लोगों को सारे डिमेरिट तो बता दिया ना। एक दो डिमेरिट और भी है, बताऊं? चलेगा तुम लोगों को? 4 बज गया ना।
4 बजे तक ही लेक्चर है, तुम लोग का और भी लेक्चर है क्या? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? तो मैं थोड़ा और पढ़ाऊँ इसमें? हाँ सर। लास्ट लिमिटेशन लिख लेते हैं। लिमिटेशन 3 था, लिमिटेशन 4, ये थोड़ा सा बड़ा चला गया। 4 बताता हूँ। ये सब माइनस एम ग्रुप वाले हैं, और ये क्या है, माइनस आई चल जाएगा। ठीक है, माइनस आई में हो जाता है। ठीक है, इन सब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं एक क्वेश्चन डाला भी हूँ आपके टेस्ट में। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टेस्ट में मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं डाला। एडवांस लेवल मतलब एडवांस के पैटर्न का, मोर देन वन करेक्ट टाइप की। मैं इस टेस्ट में देखना चाह रहा हूँ कि आप 120 आउट ऑफ कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है ना? कौन सा टेस्ट सर, माइनर टेस्ट की कल वाला टेस्ट? कल वाला टेस्ट। ठीक है, माइनर टेस्ट तो पैटर्न पे जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो मैंने 120 मार्क्स के टेस्ट रखे हैं उसमें कम से कम इस बैच के बच्चे से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 120 आउट ऑफ कितना आना चाहिए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मेंस लेवल के, एकदम आप बोल सकते हो बिट सेट लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें आपको इजी मतलब एक क्वेश्चन में ना मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, वैसा क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आती है ना, तो आपका स्कोर मैटर करता है। ठीक है, मतलब स्कोर हाई होना चाहिए। ठीक है, बाद में फिर मैं अच्छा पेपर भी दूंगा। ये पहला टेस्ट था तो मैं सोचा कि देखते हैं इसमें कितना स्कोर आता है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ 100 से ऊपर ही आएगा सबका, या 110 से ऊपर आएगा। हम्म, बोलो। ठीक है, तो रिजल्ट देखेंगे कल हम लोग, 1 घंटा में टेस्ट देके फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट लिमिटेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज सब्सटेंशियली। ठीक है, ये हालांकि इस पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज मैंने देखा नहीं कभी क्वेश्चन में, लेकिन होता तो ये भी है। सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली रिवर्सिबल। वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, आयोडीनेशन। इसलिए सब्सटेंशियली रिवर्सिबल लिखे हैं। उसको क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन और AI। सल्फोनेशन, हाँ उसको बोलेंगे कंप्लीटली रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियली रिवर्सिबल है। दस यील्ड यानी मेजर प्रोडक्ट जो आता है ना, लो होता है। यील्ड इज फाउंड टू बी पुअर। पुअर यील्ड आता है यहाँ पे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट नोट करो। और ऐसा हाँ बोलो। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे pyridine ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था, सो इट डजंट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्या? ये 4th पॉइंट में हाँ मतलब कुछ ऐड करके ऐसा न्यूट्रलाइज करना ताकि इट वोंट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ऐसा टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पे एक्चुअल में एसाइलेशन इसलिए करवा रहा था ना, क्योंकि हमारे पास वहां पे NH2 और OH जैसे ग्रुप हुआ करते हाँ थे, राइट। हाँ। जैसे फिनॉल वाले में हम लोग ऑर्थो बनाना चाह रहे थे, आज ही पढ़ाया, ऑर्थो मेजर बनाना चाह रहे थे, तो वहां डिपेंड करता है कि ग्रुप अटैच क्या है। अभी मेरा देखो ग्रुप अटैच वैसा नहीं है, यहाँ पे मैंने इथाइल लगाया है, तो डिपेंड करेगा ना कि OH है या NH2 है। वहां यस। आप एसाइलेशन कर पाओगे ना, इसमें तो एसाइलेशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा देखा गया कि HF या फिर BF3 के प्रेजेंस में, ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है ना, इसको रटना नहीं है कि सर ये कैसे हुआ है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, बस आप इसके पॉइंट समझो मैं क्या लिखा हूँ। बेंजीन 45%, ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ ना। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में ना ये बेंजीन बनाता हूँ। ठीक है,
मैं अपने घर में तो नहीं बनाता ना इसको, बोलो। हाँ सर। ऐसा नहीं है कि मैं किचन में बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये सब बुक में डेटा लिखा गया है, उसको बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के लास्ट पॉइंट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी कभी नहीं आया, ठीक है। बस आपको बस इतना समझना है इसमें। और इसमें एक क्वेश्चन भी लूंगा। किसी ने एक्सरसाइज 1 ट्राई किया है मॉड्यूल का? हाँ। उसमें एक क्वेश्चन है ये मेटा मेटा वाला। अब देखो, परसेंटेज तीनों का ऑब्जर्व करो। तीनों के परसेंटेज ऑब्जर्व किया गया। क्या लगता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ होगा तभी तो बेंजीन आया होगा। हाँ, बट 10% ही यस आया। सर। हाँ, तो बस इस बात का एविडेंस है कि ये 10% वही रह गया, 45% बेंजीन भी बना, ऐसा देखा गया। और सबसे जो एस्टोनिशिंग है वो क्या है, मेटा का बनना, नहीं है? बोलो, मेटा तो अभी तक सीखे ही नहीं ना बनना। मेटा कैसे बना होगा सोचो। मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 3 है एक, एक्सरसाइज 1 का। हाँ, किसी ने बनाया है तो डाउट हुआ होगा। सर आपने आज क्लास में आपने बताया है। सुबह का लेक्चर में ही बताया। बताया, दोनों बैच में हाँ, बता दिया हूँ। फर्स्ट वन बैच में में बताया। नहीं बताया। सर, फर्स्ट बैच एएनटी में 2 में नहीं बताया। बताया। हाँ तो देख लो, उसमें ना कई बच्चे वो डाउट पूछेंगे मेरे से। उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है और हीट दिया हुआ है। तो इसमें पता है क्या बनता है? मेटाजाइलिन। हाँ, ये तो बनना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। इसके बारे में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यही मेजर है, वहाँ पूछा भी है क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑप्शन में ऑर्थो भी है, पैरा भी है, ठीक है। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि उस पे हीट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास हीट नहीं लिखा होता तो ऑर्थोजाइलिन, ठीक है, और पैराजाइलिन आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों और बनेंगे। हीट से ऐसा क्या फर्क पड़ा कि वो मेटा पे आ गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। जब भी हीट होता है ना तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है। ओके। और ये वाला केसीपी है, तुम लोग को बताया हो ना टीसीपी और केसीपी। बैच 1 में बताया। हाँ सर बताया। बैच 2 हमें में भी नहीं तो आज बताया। नहीं सर। नहीं बताया। नहीं। हालांकि एक्चुअल में ये जीओसी का पार्ट है। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है। अभी बता देता हूँ, टेंशन ना लो। होता क्या है ना, जब ये प्रोडक्ट बनता होगा ना पैराजाइलिन, ठीक है, तो ये पैराजाइलिन क्या करता है पता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, किस में हो जाता है कन्वर्ट? एमजाइलिन। हाँ, मेटाजाइलिन में। ऐसा क्यों होता है? ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली ये क्या है, टेम्परेचर जब लोगे ना तो थर्मोडायनेमिकली ये मोर स्टेबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं टीसीपी। और ये वाला क्या है, केसीपी। थर्मोडायनेमिकली ये जो है ना पैराजाइलिन, वो लेस स्टेबल है। केसीपी का फुल फॉर्म क्या है? काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं। कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। यस। और ये क्या है, टीसीपी। थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कंट्रोल। प्रोडक्ट। कंट्रोल प्रोडक्ट,
समझना। अभी तो हमें ये समझना है कि आखिरकार ये मेटाजाइलिन स्टेबल कैसे बना। देखो बना तो होगा पैराजाइलिन ही ना, यस। वो तो जस्टिफाइड है कि ऑर्थो पैरा तो बनता ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा तो बना ही होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पे होता क्या है ना, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस बैच में नहीं बताया हूं वो देख लो। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना लेना है। हाइपर कंजुगेशन तो सुने हो ना? यस। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ सब लोग। यहाँ पे आप देखिए कि नो बॉन्ड रेजोनेंस से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किसके साथ करेगा? इसके साथ। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर से रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है। इस कार्बन पे अगर आता नेगेटिव चार्ज यानी इंटरमीडिएट, जो 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें कभी भी इस मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? जब मेटा पोजीशन पे होगा तो नहीं। नहीं आएगा। लेकिन अगर इस पे हो जाए, इसका भी जरा चेक कर लो कि अगर यहाँ पे हो जाए तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, हाँ। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा। आएगा। हाँ मिथाइल पे ठीक है। आएगा। तो इसके जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? लेस स्टेबल है, नहीं है लेस स्टेबल। हाँ तो फिर इसके लिए प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। हाँ तो इंटरमीडिएट इसके क्या है? लेस स्टेबल है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट नहीं मतलब आप इतना समझ लो, जो थर्मोडाइनमिकली देखा गया कि मेटाजाइलिन जो है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, तो इसलिए आप ये वाला ही बनाओ। ठीक है। तो वो क्वेश्चन अगर कोई बनाएगा ना तो देखना वहां पे हीट लिखा हुआ है। ठीक है। तो हीट लिखा हुआ है तो ये मेजर होगा। ठीक है। उसके ऑप्शन में ये आंसर होगा। और अगर नॉर्मल तो हम ये लोग तो जानते ही हैं। बस अंतर इतना हुआ कि ऊपर वाले का नाम टीसीपी दे दिए, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे मेजर होगा और ये लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। ये मेजर होता है केसीपी मेजर एट लो टेम्परेचर, राइट। और ये मेजर कब होता है? हाई टेम्परेचर। समझा? यस यस सर। सर। बोलो। बस इतना ही सा रोल है टेम्परेचर का, अभी और और वो ज्यादा H कुछ। प्लस मतलब हाई टेम्परेचर है क्या, वो जहाँ पे है कि हाइड्रोनियम आयन है, वो रिएक्शन में जो रिवर्सिबल के ऊपर लिखा है। कहाँ? यहाँ पे HF। सर नहीं, वो जो लास्ट रिएक्शन लिखा है पी xylene टू M xylene में जिधर कन्वर्ट हो रहा है वो वाला रिएक्शन, वहाँ पे H प्लस जो लिखा है वो प्रोटॉन है कि हाई टेम्परेचर का कंडीशन है? ये ना हाँ। H+ है, ओके। मतलब कन्वर्ट H+ से होता होगा। यस। तो अब समझा कि इसमें मेटा कैसे बना होगा। यस सर। हाँ सर। तो ना ही दिखा, मतलब एविडेंस ये भी दिखा गया कि बेंजीन भी 45% हुआ, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। रिवर्सिबिलिटी का नाम भी नहीं सुने थे इस रिएक्शन में। और ये भी रह गया, और ये जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था वो 45% हुआ। तो कहने का मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ना वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये वाला कंडीशन जरूर याद रखना। ठीक है, कि हाई टेम्परेचर पे मेटाजाइलिन मेजर हो जाता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग को जो करना है वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ही। क्वेश्चन तो अभी आज बहुत कम कर पाए ना, आज तो केवल लिमिटेशन के बारे में ही बात कर पाए। ठीक है, सर एक डाउट। बोलो। सर वो एनालिन में H2SO4 और HNO3 डाला था तो ऑर्थो इतना कम क्यों बना? इसमें वो ऊपर था ना एक बेस और एसिड का, हम्म एनालिन में HNO3 और H2SO4 डाला था, हम्म। ऑर्थो 2% ही क्यों आया? बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना नीचे नीचे। देखो वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट परसेंट तो एक्सपेरिमेंट से आएगा। हम तो बस केवल इतना बता सकते हैं उसमें कि मेटा क्यों आया होगा।
अब मेटा कितना परसेंट आएगा ये बताना मुश्किल होगा, समझे? रटना नहीं है, बट आपको इतना तो पता चल गया ना कि मेटा क्यों बन रहा होगा। बस यही है, परसेंटेज तो नहीं बता सकते। परसेंटेज तो है उसमें कि भाई 2% क्यों बना होगा। तो मुझे लगता है 2% इसलिए बना होगा क्योंकि NO2 जो है ना, NO2 का जो -I ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल का साइज है, ये सब मैटर किया होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, ठीक इंटर है, NH2 के साथ हो सकता है, ठीक है, बट वही है, 2% डेटा है अवेलेबल। नहीं, पैरा और एटम में, पैरा और मेटा में इंटर होगा ना। हाँ, मेटा में तो, ये पैरा में तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। परसेंटेज देखो कैसे आया, कितना आया, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, बट कभी भी इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब आप ऑब्जेक्टिव बनाओ, आपको क्लास में ऑलरेडी डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन किए गए हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना तो आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। किसी ने ऑब्जेक्टिव ट्राई किया है? बोलो। हाँ सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जो TCP KCP वाला है ना, वो हाई लेवल की कॉन्सेप्ट है और वो कभी आता नहीं, ठीक है ना, वो बस ऐसे ही बता दिया गया। आज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया, ठीक है, मैं सोचा था और भी क्वेश्चन कराऊंगा। सर रिकॉर्डिंग क्या?